नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मॉडर्न ब्रिटिश ज्योग्राफर्स जो हैं उनके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रथम जो वैज्ञानिक है वो है हालफोर्ड मैकिंडर। समय है इनका 1861 से 1947 और इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे हम मैकिंडर के बारे में। इनके जो भी सिद्धांत दिए हुए हैं उनके बारे में, पाइवोट थ्योरी जो है और मैकिंडर का हर्टलैंड थ्योरी है उसके बारे में आगे अध्ययन करेंगे। पैट्रिक गेडिस, ये भी नगर नियोजक में इनका कार्य है। 1854 से 1932 इनका समय है। नेक्स्ट है एंड्रू जॉन हर्बर्टसन। हर्बर्टसन ने 15 प्राकृतिक प्रदेश बताए थे, तो इसको भी आपको पढ़ेंगे डिटेल में। नेक्स्ट है एच जे फ्लूअर 1877 से 1969। पी.डब्ल्यू. ब्राउन और इस नेक्स्ट है पी.एम. रॉक्सबी। इन्होंने भी जो मानवीय जो प्रदेश होते हैं उनका अध्ययन किया था। 1880 से 1947 इनका समय है। ये जो टेबुलेटेड जो फॉर्म है, हम जब भी कोई शुरू करते हैं जो नया स्कूल ऑफ थॉट है तो उससे पहले अपन एक टेबुलेटेड फॉर्म में देखते हैं, तो इसी कड़ी में हम देख रहे हैं। नेक्स्ट है एस.डब्ल्यू. वुलरिज। इनका भी जो क्लाइमेटोलॉजी है उसमें भी इनका योगदान है, एस.डब्ल्यू. वुलरिज का। नेक्स्ट है एल.डी. स्टाम्प। और एल.डी. स्टाम्प जो है, इन्होंने जो ब्रिटेन है उसका भूगर्भिक जो सर्वेक्षण होता है, जियोलॉजिकल सर्वे है, वो प्रस्तुत किया था, तो इसलिए इनको जाना जाता है एल.डी. स्टाम्प को। नेक्स्ट है पीटर हेगेट। पीटर हेगेट 1933 में इनका बर्थ है और अभी प्रेजेंट में ये हैं। नेक्स्ट देखते हैं। पीटर हेगेट के बाद है रिचर्ड जॉन चोरले। हेगेट और चोरले हैं, ये मात्रात्मक क्रांति के पक्षधर थे दोनों ही, और विस्तृत विवरण हम देख लेंगे आगे। नील स्मिथ जो है, इनका जो काम है वो जेंट्रिफिकेशन ऑफ द सिटी पर इनका वर्क है। 1954 से 2012 इनका समय है। डेविड हार्वे जो है, ये पहले मात्रात्मक क्रांति के पक्षधर थे और बाद में ये पक्ष त्यागी हो गए थे। कंप्यूटर जो है उनको स्वर्ण बछड़े बोला था इन्होंने, तो मात्रात्मक क्रांति के बाद में क्या हो गए थे, ये विपक्ष में हो गए थे। 1935 से अभी भी प्रेजेंट है, ये समय है इनका। नेक्स्ट है डोरेन मेसी। डोरेन मेसी जो है 1944 से 2016 इनका समय है। और जो मेसी है वो महिला ज्योग्राफर हैं। स्पेस प्लेस जेंडर पर इनका फील्ड वर्क है। नेक्स्ट देखते हैं रिचर्ड पीट। रिचर्ड पीट जो है वो रेडिकल ज्योग्राफर है। 1942 इनका बर्थ है और ये रेडिकल ज्योग्राफर हैं। नेक्स्ट है ओ.एच. के स्पेट। ओ.एच. के स्पेट हैं वो प्रसंभवतावादी हैं और 1911 से 200 इनका समय है। तो हमने एक टेबुलेटेड फॉर्म में इनका अध्ययन कर लिया। नेक्स्ट अपने इनका विवरण देखते हैं। आज की क्लास में हम बेसिकली पढ़ेंगे मॉडर्न ज्योग्राफर, पर मॉडर्न ज्योग्राफर से भी पहले हम एक बार इनको देख लेते हैं। चार्ल्स डार्विन जो है, इनको भी हमने पहले अध्ययन नहीं किया था। चार्ल्स डार्विन के बारे में अगर देखें तो जो अपन ने पढ़ा था हम्बोल्ट और रिटर को, तो हम्बोल्ट और रिटर के बाद का जो समय था जब 1859 में दोनों की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद चार्ल्स डार्विन के जो विचार हैं वो जो भौगोलिक विचारधारा है उस पर छा गए थे, जो ज्योग्राफर्स हैं उनके माइंड पर छा गए थे। तो सभी के सभी जो है, रेड जेल आया इसी कड़ी में, तो रेड जेल ने भी जीव की तुलना, स्टेट की तुलना जीव से करी, और जैसे जीव को एक अनुकूलन बना के रहना पड़ता है, अपने वातावरण में संघर्ष करना पड़ता है, उसी प्रकार से राज्य को भी संघर्ष करना चाहिए और जो छोटे जो राज्य हैं उनको अधिग्रहण कर लेना चाहिए। तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि डार्विनवाद जो है, डार्विनिज्म जो है वो छा गई थी जो भूगोलविदों के मन मस्तिष्क में, तो उसका प्रभाव देखने को मिला। देखते हैं डार्विन का थोड़ा सा ले लेते हैं अपन यहाँ पर ब्रीफ इंट्रोडक्शन। डार्विन का समय है 1809 से 1882 और ब्रिटिश प्राकृतिक विज्ञानी थे ये। विकासवादी सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हुए। डार्विनिज्म ने इनको प्रसिद्धि दिलाई। इनकी बुक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओरिजिन ऑफ स्पीसी, 1859 में आई थी। बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको ये तो याद रहनी ही चाहिए। और योगदान देखते हैं इनका। डार्विन जो है, इन्होंने वैश्विक स्तर पर पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का अपने व्यक्तिगत पर्यावरण से संघर्ष का अध्ययन किया और बताया कि आज वही प्रजातियां अस्तित्व में हैं जो अपने पर्यावरण से संघर्ष के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई। वही अगर हर्बर्ट स्पेंसर की भाषा में कहना चाहें
स्पेंसर की भाषा में कहना चाहें तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये भी हमने उस टाइम देख लिया था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट देखा था हमने। तो कि जो सर्वश्रेष्ठ है, जो प्राकृतिक वातावरण में अनुकूल बना सकता है, वही जीवित रहेगा। तो ये धारणा इन्होंने बनाई। नेक्स्ट देखते हैं और कहाँ कहाँ इन्होंने किस फील्ड में इनका योगदान है। प्रवाल भित्ति से संबंधित भी इन्होंने सिद्धांत दिया था। प्रवाल विकास का जो सिद्धांत है उसकी 3 स्टेज बताई थी, तो जब हम ओशियनोग्राफी पढ़ेंगे तो उसको भी कवर करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 19वीं और 20वीं सदी के कई भूगोलवेता इनके विचारों से प्रभावित हुए, तो उनमें जो इम्पोर्टेंट है उनका योगदान देखते हैं अपन। फर्स्ट है रसेल वलास या AR वलास भी कह सकते हैं, AR वलास। AR वलास जो है वो वनस्पतिविद थे और इन्होंने जो वलास रेखा है उसका निर्धारण किया, वनस्पतियों का विभाजन किया। तो बायोजियोग्राफी में इनको फिर डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है स्टोहार्ट। स्टोहार्ट जो है वो भौगोलिक शोधों में काम किया। ऑस्कर पेशल को अपने पढ़ लिया था, भूआकृति विज्ञानी था, जर्मन जोग्राफर था, मोस्ट इम्पोर्टेंट हमने पढ़ा था ऑस्कर पेशल। दास आइसलैंड इनकी बुक पढ़ी थी, जो जर्नल भी कह सकते हैं, दास आइसलैंड। नेक्स्ट देखते हैं WM डेविस। WM डेविस वही सामान्य प्रदन चक्र सिद्धांत, शुष्क प्रदन चक्र सिद्धांत 1905, तो इनका भी योगदान देखेंगे जियोमॉर्फो में। फ्रेडरिक रेडजेल, मानव भूगोल का पिता, राजनीतिक भूगोल का पिता, तो इन सब पर इसका प्रभाव था। डार्विन का प्रभाव था। नेक्स्ट देखते हैं चर्चिल सैम्पुल, अमेरिकन मानव भूगोलवेता, घोर नियतिवादी, तो ये भी डार्विन के विचार से प्रभावित थी, रेडजेल की शिष्या थी। एल्सवर्थ हंटिंगटन है जो जलवायु नीतिवादी है, ये भी अमेरिकन था, जलवायु नीतिवादी था। कार्ल ओसावर, ये भी अमेरिकन है। डिटेल स्टडी फिर कर लेंगे हम इनकी। तो ये सभी डार्विन के विचारों से प्रभावित थे। डार्विन की अन्य रचनाएं देखते हैं। 1868 में आई थी वेरिएशन इन एनिमल्स एंड प्लांट अंडर डोमेस्टिफिकेशन, कि अगर पौधों और जंतुओं का घरेलूकरण किया जाए, जैसे कि पशुओं को पालतू बनाना और कृषि करना, तो उसमें क्या क्या वेरिएशन आएंगे, उस पर इनकी 1868 में बुक आई थी। नेक्स्ट इनकी बुक है 1871 में आई थी डिसेंट ऑफ मैन एंड सिलेक्शन रिलेशन टू सेक्स, तो ये भी इनकी बुक थी, आ सकती है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, मैकिंडर से स्टार्ट करते हैं। हालफोर्ड मैकिंडर, सर हालफोर्ड मैकिंडर, इनको सर की उपाधि दी गई थी, राइट ऑनरेबल सर हालफोर्ड मैकिंडर, और इनका जो भू राजनीति विज्ञान है उसमें इनका योगदान है। एक ब्रीफ स्टडी बनाते हैं अपन इनकी मैकिंडर के बारे में। मैकिंडर का समय है 1861 से 1947। ब्रिटिश भौगोलिक संप्रदाय का ये जन्मदाता कहलाता है और ब्रिटेन में भूगोल का पितामह कहलाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पितामह का मतलब होता है दादा या फिर पिता का पिता, तो दादा भी कह सकते हैं। और यहाँ एक बेसिक उपाधि दी गई है इनको कि ये फाउंडर कहलाते हैं। और नेक्स्ट है जियोपॉलिटी एंड जियो स्ट्रेटेजी, भू राजनीति और भू रणनीति का प्रारंभिक जनक कहलाता है, फाउंडर कहलाता है। आगे हम पढ़ेंगे भू राजनीति जो शब्द है वो जेलिन का है, भू राजनीति शब्द, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फाउंडर है, बेसिक नींव है, एग्जैक्ट शब्द नहीं दिया था, शब्द तो जेलिन ने दिया था, पर इनको कहा जाता है प्रारंभिक जनक कहलाता है। प्रारंभिक जनक का मतलब उससे भी पहले थोड़ा जिक्र करने वाला कह सकते हैं, जेलिन का है शब्द। और हाउसहोफर और अन्य जो विद्वान हैं हाउसहोफर, वो इनको और इसको शब्द को और फेमस करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ जियोग्राफी संस्था का संस्थापक था ये, और मुख्य योगदान जो है वो राजनीतिक भूगोल में है, तो राजनीतिक भूगोल में फिर डिटेल स्टडी कर लेंगे इनकी। देखते हैं आगे 1892 से 1903 में ये यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन कॉलेज का प्रोफेसर था। 1903 से 1908 लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमी का निर्देशक था, और 1912 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का ये प्रोफेसर था। बुक्स देखते हैं इनकी, ऑन द स्कोप एंड मेथड ऑफ जियोग्राफी, ये पब्लिश हुई 1887 में। आपको सिर्फ नाम याद रखना है, पब्लिश हुई जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनका ही पब्लिकेशन आपको याद रखना है। नेक्स्ट है ब्रिटेन एंड ब्रिटिश सागर, ये 1902 में पब्लिश्ड। और थर्ड है द जियोग्राफिकल पाइवोट ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की भौगोलिक दूरी, तो इंग्लिश में भी नाम याद रख सकते हो आप, हिंदी में भी। इंग्लिश में याद रखोगे तो हिंदी में याद नहीं रखना पड़ेगा, और हिंदी याद रखोगे तो दोनों आपको रखना पड़ेगा। तो बिल्कुल
नाम पता होना चाहिए। द जियोग्राफिकल पाइवोट ऑफ हिस्ट्री 1904 में आई थी और इसी पुस्तक में धुराग्र क्षेत्र शब्दावली का प्रयोग किया था। अब धुराग्र क्षेत्र जो है उसमें क्या क्या शामिल है वो देखते हैं। पूर्वी यूरोप के आंतरिक अपवाह वाले क्षेत्र व आर्कटिक अपवाह के क्षेत्र, जैसे कि आंतरिक अपवाह में तो ये आ जाएंगे कैस्पियन सागर, काला सागर, यूराल, वोल्गा रिवर से लेकर आर्कटिक अपवाह में आ जाएगा ओब जो नदी है और येनिसी जो नदी है, येनिसी नदी का अपवाह भाग शामिल है। ओब व येनिसी नदी है, लीना नदी जो क्षेत्र है वो वाला क्षेत्र आ जाएगा इसमें। तो आंतरिक अपवाह व आर्कटिक अपवाह को शामिल करके इन्होंने धुराग्र क्षेत्र शब्दावली का प्रयोग किया। इसी पुस्तक में जो द जियोग्राफिकल पाइवोट ऑफ हिस्ट्री जो पुस्तक है उसी में इन्होंने विश्वद्वीप नाम दिया था। विश्वद्वीप देखिए किसको बताया, विश्वद्वीप में 3 क्षेत्र शामिल किए, यूरोप, अफ्रीका और एशिया को मिलाकर इन्होंने विश्वद्वीप बोला। नेक्स्ट इनकी बुक है डेमोक्रेटिक आइडियल एंड रियलिटी जो 1919 में आई थी। ये जो दोनों बुक है इनका पब्लिकेशन आपको याद रखना है। जो इतिहास की भौगोलिक दूरी है वो आई थी 1904 में और जो ज्योग्राफी ये डेमोक्रेटिक आइडियल एंड रियलिटी है ये वाली बुक आई थी 1919 में। तो इसमें हार्टलैंड शब्द का प्रयोग किया और ये भी ध्यान रखना है कि कौन सी बुक में किस शब्द का प्रयोग किया। डेमोक्रेटिक आइडियल में इसमें हार्टलैंड का किया और जो पाइवोट ऑफ हिस्ट्री है उसमें धुराग्र शब्द या पाइवोट शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट देखते हैं और ब्रीफ इसका लेना चाहिए अपने डिटेल में इसकी स्टडी करना चाहें तो आपको बिल्कुल याद कैसे होगा उसकी टेंशन नहीं लेनी है। इस चीज़ को हम बहुत बार रिवाइज करेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। ये देखते हैं हार्टलैंड जो क्षेत्र है वो कौन सा बताया था इन्होंने, जो काकेशस जो पर्वत श्रेणी है उसके इधर वाला जो पूर्वी यूरोप कह सकते हैं वर्तमान का, और जो जैसे जर्मनी ये क्या बताया था इन्होंने कि ये जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उनसे घिरा हुआ क्षेत्र है, इधर से आर्कटिक जो क्षेत्र है उससे घिरा हुआ है। तो ये बिल्कुल अविजित क्षेत्र बताया था इन्होंने और हार्टलैंड शब्द बताया, शब्द दिया। डेमोक्रेटिक आइडियल एंड रियलिटी जो है उस बुक में ये क्षेत्र निर्धारित किया और इसके बाहर और भी बहुत सारी रिंग बताई इन्होंने कि ये अंदर का क्षेत्र है, ये इसके बाहर का क्षेत्र है, भविष्य में कौन सा क्षेत्र है जो विश्व शक्ति बनेगा उसके बारे में भी इन्होंने बहुत सारे अनुमान लगाए। तो इसका देखते हैं डिटेल स्टडी। 1904 में पाइवोट ऑफ हिस्ट्री बुक में इन्होंने क्या बताया, धुराग्र क्षेत्र। धुराग्र क्षेत्र जो क्या है, आंतरिक व आर्कटिक अपवाह का क्षेत्र है धुराग्र क्षेत्र। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इन्होंने यूरोप, एशिया तथा अफ्रीका के संयुक्त स्थल को विश्वद्वीप नाम दिया, ये भी हमने देख लिया। तीनों जो महाद्वीप है उनको मिलाकर इन्होंने विश्वद्वीप शब्द दिया तथा ये धुराग्र क्षेत्र तीनों ओर से पर्वतों से घिरा है, अविजित है, हमने देख लिया इसको भी। और ऊंची व बर्फीली पर्वत श्रेणियां हैं तथा उत्तर में आर्कटिक महासागर है जहां से समुद्रिक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती, अतः ये क्षेत्र सुरक्षित है, बिल्कुल अविजित है, सुरक्षित है। तो इन्होंने बताया इसके बारे में। नेक्स्ट देखते हैं विश्वद्वीप का एक बार फिर यहाँ वर्णन कर दिया है। और ऑफ शोर जो आंतरिक सीमावर्ती द्वीप है और बाहरी सीमावर्ती क्षेत्र है उसको डिफाइन करें तो ये होगा, आंतरिक सीमावर्ती क्षेत्र में ब्रिटिश द्वीप समूह है और जापान आंतरिक द्वीप समूह से पश्चिम यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, अरब प्रायद्वीप, मानसून एशिया और पूर्वी साइबेरिया ये वाला क्षेत्र आ जाएगा। और बाहरी वाले में आ जाएगा मेडागास्कर, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट देखते हैं इसमें इनका एक स्टेटमेंट बहुत फेमस हुआ था जो कि हम देखते हैं इसको, जो पूर्वी यूरोप पर शासन करेगा वह हृदय स्थल पर अधिकार करेगा, हार्टलैंड पर अधिकार करेगा, और जो हृदय स्थल पर अधिकार करेगा वह विश्वद्वीप जो कि यूरोप, एशिया, अफ्रीका है उसका स्वामी होगा, और जो इस विश्वद्वीप को अपने अधिकार में रखेगा वह पूरे विश्व का शासन करेगा। मतलब हार्टलैंड को आप विजिट कर लो तो आप विश्वद्वीप के स्वामी हो जाओगे, और विश्वद्वीप को का स्वामित्व आ गया तो फिर आप पूरे विश्व के स्वामी हो जाओगे, उस पर शासन कर सकोगे। नेक्स्ट ये हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी में और डिटेल में स्टडी करेंगे। मिनिंगवे जो हुसैन है उन्होंने साइबेरिया हिंटरलैंड पर काम किया, तो इन्होंने एक नींव रखी, उसके बाद अलग अलग थ्योरी आती गई और जो विद्वान हैं वो और उन्होंने इस पर रिसर्च वर्क किया। नेक्स्ट देखते हैं 1943 में इन्होंने द राउंड वर्ल्ड एंड द विनिंग ऑफ द पीस ये पुस्तक लिखी। द राउंड वर्ल्ड एंड द विनिंग ऑफ द पीस। तो इसमें कौन सी शब्दावली का प्रयोग किया, मिडलैंड। तो आप इसको अलग अलग लिख सकते हो,
अलग अलग बुक प्रकाशन और उसमें कौन सी शब्दावली है वर्णन कर सकते हो। नेक्स्ट है जिसमें जो मिडलैंड जो थी उसमें कौन सा भाग शामिल है, उत्तरी पूर्वी यूएसए, पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अटलांटिक का भाग शामिल है। अब जो बच गया उसको फिर मिडलैंड में ले लिया। नेक्स्ट देखते हैं, इस पुस्तक में उन्होंने मानसून एशिया तथा दक्षिणी अटलांटिक बेसिन को भविष्य का देश कहा। इन्होंने ये भी बताया कि आगे जो फ्यूचर में है वो कौन कौन सा देश है या कौन सा पार्ट है विश्व का वो तरक्की करेगा। तो इन्होंने मानसून एशिया, जो अपने चाइना वाला बोल सकते हैं, भारत बांग्लादेश ये वाला जो हिस्सा है, तो मानसून एशिया एम क्लाइमेट वाला जो भी रीजन है उसके बारे में इन्होंने बताया। दक्षिण अटलांटिक बेसिन को भविष्य का देश कहा तथा येनिसी नदी के पूर्व के भाग को लीना लैंड कहा। अब लीना लैंड भी एक शब्द आ गया, इन्होंने ये भी दिया कहा जो पठारी पर्वतीय और कोणधारी वनों से, जो टैगा वन जो है उनसे आच्छादित जो क्षेत्र है उसके बारे में इन्होंने बताया। और इसमें वर्तमान में जो हम देखें तो ब्रिस्क वाला जो कंसेप्ट है वो आ जाता है। सारा का सारा ब्रिस्क में शामिल देश हैं ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट, ग्रेट ब्रिटेन का रणनीतिकार कहा जाता है इनको। भू राजनीति और भू रणनीति दोनों में इनका वर्क है। लेकिन मैकेंडर की सारी चर्चा इसकी आलोचना में देखें तो और उसका आकलन मर्केटर प्रक्षेप पर आधारित था। ये इनकी आलोचना में आ जाता है कि मर्केटर प्रक्षेप जो है उसमें अगर इक्वेटर टू पोल जाएंगे तो उसमें जो साइज़ है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ जाता है। तो इन्होंने क्या, ग्रीनलैंड अगर मैप पे देखें तो वो बहुत बड़ा दिखाई देता है। तो इसी प्रकार से जर्मनी का जो छोटा सा क्षेत्र था तो वो भी यूएसए के बराबर उसमें दिखाया। तो यहाँ इनकी गलती हो गई। इन्होंने माना कि जो जर्मनी है वो बहुत बड़ा क्षेत्र है और वो अविजित है, तो मर्केटर प्रक्षेप पे दिखाने के कारण इनको इनकी जो रणनीति है वो फ्लॉप हो गई थी यहाँ पर। नेक्स्ट, मैप के थ्रू अगर स्टडी करना चाहें तो पहले यहाँ बताया गया है हर्टलैंड। हर्टलैंड जो क्षेत्र है ये वाला हर्टलैंड बताया गया है। और विश्व द्वीप का जो हमने देखा ही था, यूरोप, एशिया और अफ्रीका को विश्व द्वीप बताया गया था। और ये पेरीफेरी का जो वर्ल्ड है, जो बाद में जो लास्ट वाली जो बुक आई थी उसमें फिर इसका वर्णन किया गया था। और हर्टलैंड के बाहर जो है वो रिमलैंड थ्योरी है स्पाइकमैन की, वो हम और डिटेल में पढ़ लेंगे। हर्टलैंड के बाहर का जो क्षेत्र है उसको रिमलैंड बताया था। और बेसिकली जो मैकेंडर का जो सिद्धांत है वो स्थल शक्ति पर बेस्ड है और स्थल को इन्होंने पहाड़ और जो उत्तरी महासागर है उससे घिरा होने के कारण उसको अविजित बता दिया था। नेक्स्ट, इसमें भी हर्टलैंड, रिमलैंड और बाउंड्री जो है वर्ल्ड आइसलैंड की वो बनाई गई है। तो लैंड पावर इनका बेसिक जो कंसेप्ट था वो स्थल शक्ति पर बेस्ड इनका कंसेप्ट था। और फिर रिमलैंड थ्योरी आ जाएगी इसके बाद। और ये सी पावर जो है समुद्र शक्ति है, वो थेयर महान की जो समुद्र शक्ति सिद्धांत है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं मैकेंडर में ही और इनका स्टडी करते हैं हम। ये हमने बुक देख ली इनकी, 1943 से 1945 में प्रकाशित हुई थी। इसमें मिडलैंड बेसिन का प्रयोग किया था और लीना लैंड भी शब्द दिया था। और इसमें यूएसए का जो पूर्वी तट है और ब्रिटेन का पश्चिम तट है, ये वाला जो भाग है यहाँ वाला यूएसए का पूर्वी तट और इसका पश्चिम तट, ये वाला भाग है। इसका वर्णन था 1943 से 1945 में जो बुक प्रकाशित हुई उसमें मिडलैंड बेसिन शब्दावली का प्रयोग किया। या योगदान में देखते हैं क्या योगदान है इनका। विश्व शक्तियों की राजनीतिक विवेचना की और हृदय स्थल सिद्धांत दिया। राजनीतिक विवेचना की और हृदय स्थल सिद्धांत दिया। और इसने स्थल शक्ति को समुद्र शक्ति से अधिक महत्व दिया। और ये स्टेटमेंट हमने देख लिया था। नेक्स्ट है, ये भी याद रखना है कि 1904 में जो शब्द दिया पाइवोट ऑफ हिस्ट्री बुक में, फिर 1919 में हर्टलैंड शब्दावली का प्रयोग किया, फिर 1943 में मिडलैंड बेसिन शब्दावली का प्रयोग किया। तो ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ईयर भी पूछी जा सकती है और बुक का नाम भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट साइंटिस्ट में या जोग्राफर में हम देखते हैं पैट्रिक गेडीज को। पैट्रिक गेडीज जो हैं वो लीपले के शिष्य थे। लीपले को हमने फ्रांसीसी जो जोग्राफर्स हैं उनमें पढ़ा था लीपले को। और लीपले जो है वो रेकलेस से प्रभावित था और पैट्रिक गेडीज और लीपले दोनों ही रेकलेस से प्रभावित थे। रेकलेस को फिर बता देती हूँ, सामाजिक अराजकतावादी था
और रीटर का बहुत फेमस या प्रिय शिष्यों में से एक था जो बहुत फेमस हुआ था। रीटर की अर्धकुंडे से भी ज़्यादा प्रभावशाली उसकी जो बुक थी वो थी ला होम एट ला टेरे। बहुत अच्छा वर्णन प्रस्तुत किया था, 3000 मैप थे उसमें। तो कहने का मतलब यही है कि पीछे वाली चीज़ों को भूलना नहीं है, रिलेट करते हुए चलना है। इसमें देखते हैं हम पैट्रिक गेडीज। पैट्रिक गेडीज जो है स्कॉटिश भूगोलवेता हैं, ये ब्रिटिश कह सकते हैं, स्कॉटिश भी कहते हैं, स्कॉटलैंड वाला जो क्षेत्र है वहाँ के ये रहने वाले थे। बायोलॉजिस्ट थे ये, सोशोलॉजिस्ट थे और टाउन प्लानर थे। इतना इनका फील्ड है ये इनका। नेक्स्ट देखते हैं अर्बन प्लानिंग और सोशियोलॉजी पर इनका वर्क है। अर्बन प्लानिंग सिटीज़ इन एवोल्यूशन 1915 में इनकी बुक आई थी। तो जब हम अर्बन प्लानिंग पढ़ेंगे तो फिर इसको डिटेल में स्टडी कर लेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये पैट्रिक गेडीज हैं, देख लीजिए आप, इमेज शो हो रही है स्क्रीन पर। नेक्स्ट योगदान में इनके, इसने वास्तुशिल्प और नियोजन में रीजन संकल्पना प्रदेश का परिचय कराया। प्रदेश के बारे में पहले भी हमने पढ़ा था। प्रदेश का वर्गीकरण भी आगे पढ़ेंगे, फॉर्मल इनफॉर्मल रीजन्स जो होते हैं, जेनेरिक रीजन क्या होते हैं, स्पेसिफिक रीजन क्या होते हैं, तो सब फिर पढ़ लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं नगरमाल या कोनर्बेशन शब्दावली का प्रयोग किया इन्होंने। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कोनर्बेशन या नगरमाल। कोनर्बेशन या नगरमाल का क्या मतलब होता है कि जैसे दो नगर हैं, सेंटर बोल सकते हैं जिनको, और ये बढ़ते बढ़ते एक रैखिक इतना विकास कर लें कि ये एक दूसरे से जुड़ जाएं, एक रैखिक ऑर्डर में जुड़ जाएं, ये लीनियर ऑर्डर में जुड़ जाएं, तो उसको कोनर्बेशन बोलते हैं, सन्नगर बोलते हैं, जुड़वा नगर बोल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेना चाहें तो जो है अमेरिका में गैरी और शिकागो दोनों हैं, वो दोनों जुड़वा नगर का उदाहरण है, सन्नगर या नगरमाल का उदाहरण है। तो इसको फिर अपने डिटेल स्टडी करेंगे जब हम नगरीय भूगोल पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं सिटीज़ इवोल्यूशन की बुक है 1915 में, और लीपले सोसाइटी को विकसित करने में इनका बहुत योगदान है। लीपले जो सोसाइटी है, स्थान कार्य समाज की संकल्पना को विकसित किया इन्होंने, और पारिवारिक जनजीवन और पारिवारिक आय बजट पर अनुसंधान किए। अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पारिवारिक जो जीवन है उसको भी इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट माना, और उसमें किस प्रकार से जो बजट होता है फैमिली का वो डिसाइड किया जाए, उस पर इन्होंने अनुसंधान और रिसर्च वर्क किए। नेक्स्ट देखते हैं परिवारों का जनजीवन उनकी पारिवारिक शैली बजट द्वारा निर्धारित होता है। ये भी इनका इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। और इन्होंने बताया कि जीविका के साधन अर्थात कार्य पारिवारिक आय बजट को निर्धारित करते हैं, और कार्य भी स्थान के पर्यावरण पर आधारित होते हैं। मतलब यहाँ इन्होंने जो प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसको फैमिली के जो कार्य हैं या बजट है उससे जोड़ा, कि जो जिस प्रकार का पर्यावरण होगा, जहाँ जैसी भौगोलिक स्थिति होगी, उसी के अनुसार जो परिवार है उसका बजट है वो बनाया जाएगा। देखते हैं इसमें क्या क्या लिया इन्होंने। गेडियन ट्रायोड रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हैं, या गेडीज त्रिक भी बोल सकते हैं इसको। त्रिक त्रिक का मतलब 3। तो गेडियन ट्रायोड रिप्रेजेंटेशन में देखते हैं इन्होंने क्या बताया, वर्क, फोक और प्लेस। ये इंग्लिश हिंदी में क्या होता है, कई बार शब्द हेर फेर करके आ जाते हैं, तो वर्क, फोक, प्लेस की अवधारणा दी इन्होंने, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी को अगर संशोधित करके बोलें तो जैव कार्य पर्यावरण त्रिक, ये भी आया हुआ है, जैव कार्य पर्यावरण त्रिक, इन्वायरमेंट फंक्शन ऑर्गेनिज्म ट्रायोड। तो इसको ऐसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा गया है यूजीसी नेट ने, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। नेट में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है इन्वायरमेंट फंक्शन ऑर्गेनिज्म ट्रायोड पर पैट्रिक गेडीज ने इसको और विकसित करके ये बनाया। तो देखते हैं इसका स्टडी। लीपले की संकल्पना को गेडीज फॉर्मूले के रूप में विकसित किया, जिसका प्रयोग शहरों और प्रदेशों के अध्ययन में किया। इस तरह गेडीज फॉर्मूला 2 महायुद्धों के बीच, जो प्रथम और द्वितीय जो विश्व युद्ध थे उनके बीच अध्ययन का महत्वपूर्ण आधार बना, और इन्होंने परिवार का जो बजट है उसको इतना इम्पोर्टेंट बनाया कि एक महत्वपूर्ण आधार बन गया था अध्ययन का। नेक्स्ट देखते हैं कोनर्बेशन और मेगा सिटी वृहद नगर शब्दावली का प्रयोग किया। अब यहाँ बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, मेगा सिटी बुक किसकी है, हमने पढ़ा था जीन गोटमैन की। मेगा सेंटर पे गोट बंदी है, ऐसी हमने ट्रिक भी बनाई थी, और वो पेरीफेरी पे सेंटर एंड पेरीफेरी उनकी जो दूसरी बुक थी उसके लिए हमने ट्रिक बनाई थी कि वो पेरीफेरी पे चल रही है, ऐसा हमने एक ट्रिक बनाई थी। तो मेगा सिटी बुक है
जीन गोटमैन की, और जो शब्द दिया था वो दिया था पैट्रिक गेडीज ने। ऐसे ही कॉन्वर्बेशन जो शब्द है वो है पैट्रिक गेडीज का। नेक्स्ट भूगोलवेता देखते हैं P.W. ब्राउन, ये भी ब्रिटिश भूगोलवेता हैं और इनकी बुक है मनुष्य का प्रकृति से अनुकूलन। बुक आई थी 1933 में, और इन्होंने बताया कि सांस्कृतिक भूदृश्य मानव क्रियाओं और प्राकृतिक पर्यावरण की ठोस अभिव्यक्ति है। सांस्कृतिक भूदृश्यों के बारे में इन्होंने बताया और उसको प्राकृतिक पर्यावरण से रिलेट किया। नेक्स्ट देखते हैं एंड्रयू जॉन हर्बर्टसन। एंड्रयू जॉन हर्बर्टसन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनका भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्होंने प्राकृतिक प्रदेशों को बांटने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। डिटेल स्टडी में देखते हैं 1866 से 1915 इनका टाइम है। एज ए हर्बर्टसन शॉर्ट फॉर्म भी आ सकती हैं। ब्रिटिश भूगोलवेता हैं ये, और 1904 में ऑक्सफोर्ड जो वीवी है उसमें ये प्रोफेसर रहे थे। नेक्स्ट इनकी बुक है 1957 में आई थी, नहीं 1957 नहीं है, बुक इनकी है ए नेचुरल हिस्ट्री ऑफ मैन इन ब्रिटेन। 1915 में तो इनका निधन ही हो गया था, तो 1915 में इनकी बुक है ए नेचुरल हिस्ट्री ऑफ मैन इन ब्रिटेन, और योगदान है इनका इन्होंने प्राकृतिक प्रदेशों कंसेप्ट ऑफ नेचुरल रीजन की संकल्पना का प्रतिपादन किया। इससे पहले भी जब हमने पढ़ा था कई सारे पुनर्जागरण जो काल था उसमें पढ़ा था, तो बहुत सारे विद्वान आए थे जिन्होंने प्राकृतिक प्रदेशों के आधार पर अध्ययन करने के लिए प्रदेश का उन्होंने जोर डाला था और उसी पे उन्होंने अध्ययन किया था, वर्क किया था। जैसे बुकानन या बुचानन हमने देखा था और फिलिप बुआचे को देखा था, तो काफ़ी सारे आए थे। उसी कड़ी में एंड्रयू जॉन हर्बर्टसन है, इन्होंने भी प्राकृतिक प्रदेशों का वर्गीकरण किया। विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों के आधार पर 15 प्रदेशों में बांटा इन्होंने पूरे विश्व को। इनके प्राकृतिक प्रदेश भी पढ़ेंगे हम आगे। देखते हैं नेक्स्ट मानवीय तत्वों के लिए इन्होंने मैक्रो ऑर्गेनिज्म शब्दावली का प्रयोग किया। ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है, मानवीय तत्वों के लिए इन्होंने मैक्रो ऑर्गेनिज्म शब्दावली का प्रयोग किया। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आएगा अब इनका, स्टार मार्क कर सकते हैं, मून भी मार्क कर सकते हैं आप। द्वैतवादी विचारधारा का विरोधी था ये, और भूगोल के भौतिक और मानवीय विभाजन को हत्या कार्य बताया था इन्होंने। भौतिक और मानवीय जो विभाजन है भूगोल का, स्पेसिफिक और जनरल जो बोला था, जिसमें जनरल में सामान्य भूगोल में प्रकृति का क्रमबद्ध अध्ययन होता है, उसके नियम होते हैं, और मानवीय में मानवीय पक्ष जो है प्राकृतिक भूगोल है उसका रीजन प्रादेशिक भूगोल के रूप में उसका अध्ययन किया जाता है। तो इसको इन्होंने हत्या कार्य बताया था, मर्डर्ड एक्ट बताया था। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। इनके अनुसार भूगोल रूपी सजीव इकाई को दो अर्थों में बांटना उसकी हत्या करना है। तो इन्होंने बहुत विरोध किया। बेसिकली जो बर्नहार्ड वरेनियस ने जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, या जो द्विभागीकरण डिक्टोमी की नींव डाली थी, वो इसलिए डाली थी कि भूगोल है वो एक स्पेसिफिक साइंटिफिक डिसिप्लिन में आज के एक विशिष्ट कोटि का विज्ञान साबित हो सके। इसके लिए उन्होंने दो भाग बांटे थे, न कि इसलिए कि उसका जो मूल जो अर्थ है वो ही नष्ट हो जाए, भूगोलवेता लड़ने लग जाए कि नहीं ये प्रादेशिक भूगोल का विषय है, नहीं ये सामान्य भूगोल का विषय है, इसमें केवल खगोलीय पिंडों का ही अध्ययन किया जाना चाहिए या प्रकृति के नियमों का ही अध्ययन करना चाहिए, न कि मानव जो है उसको बिल्कुल ही पृष्ठभूमि में ढकेल दिया जाए। तो ऐसा मानना नहीं था इनका मानना था भूगोल को एक समग्र एक जैविक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाए। और समग्र जैविक इकाई का कंसेप्ट हमने बहुत बार पढ़ लिया है, हम्बोल्ट, रिटर, रेटजेल सब ने यही कहा कि भूगोल जो है उसके जो प्राकृतिक और जो भौतिक घटक है या जैविक और अजैविक जो घटक हैं वो परस्पर संबद्ध हैं। तो वही इनकी भी विचारधारा है कि भूगोल को दो भागों में बांटना उसकी हत्या करने के बराबर है। मतलब कि कोई सजीव इकाई है उसको काट दें, तो इस प्रकार से उन्होंने उसको मर्डर्ड एक्ट माना था। नेक्स्ट, यह ब्रिटेन का मानव और अधिवास भूगोलवेता है। इनका मानव भूगोलवेता है और अधिवास जो सेटलमेंट ज्योग्राफी है उन पर भी इनका वर्क है। तो कैसा रहा आज का लेक्चर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपका दिन शुभ हो।